हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज आई होप आप लोग का जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था बिल्कुल हूबहू वही चीज पेपर में छप के आया है। इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जो है 100% रियल क्वेश्चन के जो है एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आज पेपर हुआ है उसका। और इसमें जीके, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी सारे सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। और 8 अगस्त और 29 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें मैंने 40 से अधिक जो है डीडीसी की क्लासेस लिए हुए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने क्लासेस लिए हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे इन्हीं क्लास में से आए हैं। जो भी पढ़ाई टाइम्स के स्टूडेंट है आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस जो हैं जो क्लास में से आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग को आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और देखिए गाइस, पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं डेली क्विज कराता हूं। पढ़ाई टाइम्स क्विज पे आप लोग आइए और पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, और यहीं से जो है क्वेश्चंस पूछ दिया गया था। जो मैंने क्विज करवाया था लास्ट 3 दिनों में, वहीं से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, और अगर आप पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ भी अपडेट आता है यहीं पे शेयर करता हूं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर मैथ में आप वीक है तो मैथ्स स्पेस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रूफ एक दिखाता हूँ। ये बुक्स एंड ऑथर का मैंने क्लास लिया हुआ है। ठीक है, मैं सारे क्लास को तो यहाँ पे नहीं डाल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने बुक्स एंड ऑथर का क्लास लिया हुआ है। यहीं से 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस इसी में से देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, तो हो सकता है इसी में से आए। मैंने सेकंड शिफ्ट वालों को भी बोला था कि ये क्लास देख के आप जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, 1 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम हुआ है उसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो जीके के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह की बात करें तो ये कौन सा है, ये है शुक्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे चलिए आगे पूछ दे कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो ये भी शुक्र होता है। अगर आपसे पूछ दे सुबह का तारा कौन सा है, तो ये भी शुक्र होता है। अगर आपसे पूछ दे शाम का तारा कौन सा है, तो ये भी शुक्र है। और ये क्वेश्चन जो है वन लाइनर जो मैंने करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन करवाए थे, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ा रहा हूं वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, जितने भी मैंने क्लासेस लिए हुए हैं डीडीसी के, वो सारे क्लास जो है आप जरूर देखिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था एक कि 11 नवंबर को किनका डेट ऑफ बर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 11 नवंबर को इनमें से किनका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो 11 नवंबर को जो डेट ऑफ बर्थ होता है, अब्दुल कलाम आजाद का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन में था अब्दुल कलाम आजाद, तो आपने अगर टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका सही है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं करवाते जा रहा हूं, आंसर भी बताते जा रहा हूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके इसमें बताइएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा था। ठीक है, तो देखिए भारत के अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये हो जाता है गोवा। ठीक है, अब गोवा 1947 में आजाद नहीं हुआ था। गोवा कब आजाद हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। किससे आजाद करवाया था भारत ने, तो ये आजाद करवाया था पुर्तगालियों से। ठीक है, तो पुर्तगाल ने जो है 1961 में जो है गोवा को छोड़ा था। ठीक है, और अगर आपसे आने वाले एग्जाम में अगर पूछ दे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, एक आध दो पॉइंट एक्सप्लेन करते चलूंगा ताकि जो है 8 अगस्त और 29 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन कौन सा है। तो अगर देखिए भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी वैक्सीन की बात करें तो ये है कोवैक्सीन। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं, ये पूछा था कि इनमें से कौन सा भारत की वैक्सीन नहीं है। तो देखिए स्पुतनिक जो है ये कहाँ की वैक्सीन है, तो अगर स्पुतनिक की बात करें तो ये कहाँ की वैक्सीन है, ये है रसिया की वैक्सीन। और अगर कोविड शील्ड बात करें तो ये कहाँ की वैक्सीन है, तो इसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट तो बना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, पुणे में है, लेकिन ये भारत की वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये यूके की है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दे
ये तो मैंने बता दिया कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है पुणे में। अगर आपसे पूछ दे कोवैक्सीन को कौन बनाता है, तो कोवैक्सीन को जो है भारत बायोटेक बना रहा है, ठीक है। अब भारत बायोटेक कोवैक्सीन को बना रहा है, और भारत बायोटेक कहाँ पे है, तो भारत बायोटेक जो है ये है हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 8 अगस्त और 29 अगस्त वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लिखा है। ये भी जो है क्लासेस में मैंने करवाए थे, एक्सप्लेनेशन में दिया था। देखिए, जो क्लास में करवाता हूं उसमें जितने भी चीजें एक्सप्लेन करता हूं उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो ये कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो अगर आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर की बात करें तो ये कौन हो जाते हैं, तो ये हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है ये आईएएस ऑफिसर हैं। ये क्या है, भारत के प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए, पीपीटी जो है मैं ये पूरा नहीं बनाया, क्योंकि जो है पीपीटी बनाने में काफी टाइम लग जाता, तो एग्जाम एनालिसिस जो है टाइम पे नहीं आ पाता। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा इसका, ठीक है। आप लोग जो है कॉपरेट करिए थोड़ा, इसमें सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो लिखने लायक है उसको लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद बताइए। अब आपको जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछा था, तो जगन्नाथ की संधि विच्छेद की बात करें तो जगन्नाथ के संधि विच्छेद क्या हो जाता है, ये हो जाता है जगत प्लस नाथ, ठीक है। ये क्या हो जाता है, जगन्नाथ की संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ। और ये कौन सा संधि है, तो ये है व्यंजन संधि। तो जिन्होंने भी जगत प्लस नाथ अगर मारा होगा ऑप्शन में तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग मिलाते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, तो हिंदी में क्वेश्चन पूछा था वर का स्त्रीलिंग बताना था, ठीक है। वर जो है वर का स्त्रीलिंग पूछा था। तो अगर वर की स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या हो जाता है, तो वर का स्त्रीलिंग हो जाता है वधु, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था भावुक का संधि विच्छेद। अब देखिए, भावुक की अगर संधि विच्छेद की बात करें तो भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है भौ प्लस उक, ये हो जाता है भावुक, ठीक है। जिन्होंने भौ प्लस उक अगर ऑप्शन में मारा होगा तो उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था वर्तनी का, ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना था। तो उसमें जो आंसर ये पूछा था, किसका पूछा था, ये पूछा था अस्पृश्यता का, ठीक है। अस्पृश्यता का जो है वर्तनी पूछा था, शुद्ध वर्तनी। तो ये देख लीजिएगा, ये जिसने मारा होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बता दिया आपके किसके क्वेश्चंस, ये हिंदी के क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और भी क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था विमेंस डे। ये देखिए, ये तो मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है। जो मैंने एग्जाम स्ट्रेटेजी की जो वीडियो बनाई थी उसमें ये एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था विमेंस डे वाला। विमेंस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये क्वेश्चन तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये बता के पढ़ाता हूँ कि ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी ने भी इस क्वेश्चन को गलत किया होगा। जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से तो किसी ने गलत नहीं किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था कि बल्ब में जो यूज होने वाली धातु बताना था, कि बल्ब में कौन सी धातु यूज होती है। तो देखिए, बल्ब में धातु कौन सी यूज होती है, तो ये यूज होता है टंगस्टन। और अगर पूछता है कि बल्ब में गैस कौन सा यूज होता है, तो कौन सा गैस यूज होता है, तो ये हो जाता है आर्गन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था, नोबेल पुरस्कार जो है किस प्रथम भारतीय को मिला था, ठीक है। तो अगर प्रथम भारतीय की हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार जिसको मिला था, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम भारतीय जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये किस क्षेत्र में इनको मिला था, तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और मिला कब था, तो ये मिला था 1913 में। ये मैंने पूरे ये जो है पूरी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था जो पीछे जीके की क्लास करवाई थी। और ये किस पुस्तक के लिए मिला था, तो ये मिला था गीतांजलि के लिए। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि जो है आगे एग्जाम में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि विजेंद्र सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, विजेंद्र सिंह जो है ये किससे संबंधित है, तो अगर विजेंद्र सिंह की बात करें तो ये संबंधित है बॉक्सिंग से। इनको आपने देखा होगा, काफी कुछ दिनों पहले चर्चा में भी थे ये,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा था आपका कि थॉमस कप किससे संबंधित है। तो अगर थॉमस कप की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। एक इसका तो एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था वो वीडियो बना के, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा था जीएसटी का फुल फॉर्म। अब आप आपसे एक पूछा था कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए क्या होता है आप लोग। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मारा होगा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जीएसटी का इतना इजी इजी क्वेश्चन तो पूछा था आपका। उसके बाद पूछा था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अगर यूनेस्को की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो यूनेस्को की हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, पूरे एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। पेरिस कहाँ में पड़ता है, तो ये पड़ता है फ्रांस में, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग मिलाते चलिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था अकबर का बेटा कौन था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं अकबर का बेटा नहीं पूछा था, पूछा था अकबर किसका बेटा है। तो देखिए अगर अकबर का आपसे बेटा पूछा होगा तो अकबर का बेटा कौन था, सलीम था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। और अकबर के बाद इसका जितना भी राजपाट था ये जहांगीर ने ही संभाला था, ठीक है। इसका सबसे प्रिय पुत्र था। और अगर हम बात करें कि अकबर किसका पुत्र था, तो अकबर जो था ये पुत्र था हुमायूं का, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, देख लीजिएगा कौन सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब आइए यहां से हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो अब देखिए अगर इंग्लिश की क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा था पेंसिव का जो है, ये पूछा था आपका पेंसिव का जो है सेनोनिम्स क्या होगा। तो देखिए पेंसिव का सेनोनिम्स की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, तो पेंसिव का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब होता है किसी गंभीर विषय पर गहराई से सोचना, यानी कि डीप थिंकिंग, ठीक है। ये क्या हो जाता है, पेंसिव का ये सेनोनिम्स इसका अर्थ हो जाता है। तो इसका अब इसका सेनोनिम्स की बात करें तो इसका सेनोनिम्स क्या हो जाता है, तो इसका सेनोनिम्स हो जाता है थॉटफुल, ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्या हो जाता है, इसका हो जाता है सेनोनिम्स कॉन्टेम्पलेटिव। तो इसमें से जो भी आपका था वो आई होप आप मिला लीजिएगा कौन सा आपने सही मारा है। ये जो है ऑप्शन इसका मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था बिटवीन से। अब एक सेंटेंस दिया गया था उसमें जो है ऑप्शन फिल करना था, ठीक है। तो बच्चे बता रहे थे कि सर बिटवीन का जो है ऑप्शन फिल करना था वहां पे, तो ये सेंटेंस मुझे मिल नहीं पाया। तो बिटवीन से आप एग्जांपल से समझ लीजिए, वहां पे आंसर जो होगा बिटवीन होगा। एग्जांपल ये था, एग्जांपल से अगर इसकी बात करूं तो जैसे आई वॉज सिटिंग बिटवीन प्रेम एंड चारू, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक सेंटेंस दिया हुआ था, वहां से बिटवीन से क्वेश्चन पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइए पूछा था कि नहीं पूछा था, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके बाद बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा था। अब आपसे पूछा था अवर्जन का अपोजिट आपसे पूछा था, ठीक है। तो अगर इसकी अपोजिट की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि अवर्जन का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है घृणा, ठीक है। तो अवर्जन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट का ऑप्शन तो मुझे नहीं पता है, ऑप्शन वहां पे क्या दिया हुआ था। तो देखिए इसका मैं बता देता हूं तीन चार क्या क्या होते हैं। अफेक्शन होता है, ठीक है, ये दिया होगा, या तो दिया होगा अटैचमेंट, ठीक है, या तो आपके ऑप्शन में होगा लव, या तो होगा पैशन। तो इनमें से कोई भी जो होगा आपका ऑप्शन देख लीजिए वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का, तो उसके बाद इंग्लिश की क्वेश्चन की बात करें तो एक पूछा था पेनल्टी। अब पेनल्टी का आपको अपोजिट बताना था कि पेनल्टी का अपोजिट क्या होगा। तो अगर देखिए पेनल्टी की अपोजिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है रिवॉर्ड। पेनल्टी मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है दंड देना, और रिवॉर्ड मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो कुछ पहले और इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये मैथ्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अरेंजमेंट का स्पेलिंग बताना था, करेक्ट स्पेलिंग बताना था, अरेंजमेंट का क्या होता है। तो अरेंजमेंट का करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो क्या हो जाता है, ARRNGEMENT, ये हो जाता है अरेंजमेंट की करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है सही मारा है। और इसका हिंदी क्या हो जाता है, इसका हिंदी हो जाता है व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कैरियर। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि कुछ बच्चे कह रहे थे करियर पूछा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कैरियर पूछा था। तो अगर स्पेलिंग पूछा होगा कैरियर का तो ये हो जाता है CARRIER,
कैरियर हो जाता है, जो किसी चीज को कैरी करता है। और उसके बाद पूछा था करियर, तो करियर का स्पेलिंग क्या हो जाता है? तो ये करियर का स्पेलिंग हो जाता है CARRER। इस करियर का मतलब क्या हो जाता है? इस करियर का मतलब हो जाता है प्रोफेशन। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका पूछा था। ठीक है, चलिए ये मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले इस मैथ्स के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, फिर जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके मैथ्स का क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछा था, पी और क्यू का एलसीएम 720 है, पी और क्यू का एचसीएफ 5 है, पी का मान 45 है, तो क्यू का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को जो है मैथ्स का मैंने जो लास्ट क्लास लिया है इसी में करवाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P और Q के एलसीएम की बात करें तो इसके लिए हम कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था, A और B करके बताया था। पहली संख्या एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 720 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? HCF 5 दिया हुआ है। पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 45 और हमसे दूसरी संख्या पूछा है। इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 720 गुणे 5 बट्टा 45। 5 नवा 45 और 9 अठे 72, यानी कि आ गया आपका आंसर 80। तो ऑप्शन में आंसर 80 होगा, तो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, होगा ही, आंसर इसका 80 ही आएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सही किया होगा। जिन्होंने क्लास देखा होगा वो तो 100% सही करके आए होंगे। तो इसीलिए मैं जितने बार आपसे बोलता हूं कि क्लास देखे करिए, सारे क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट करके कि सर एग्जाम से पहले तो आपने क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। देखो यार, इतने दिन से पढ़ाते हुए ना एक आइडिया मिल ही जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर जो बच्चे मेरे पे विश्वास करते हैं कि सर ये पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे पता है क्या कमेंट कर रहे थे? अब मैं क्या उनको रिप्लाई करूं? देखो वैसे तो मैं इग्नोर करता हूं ऐसे कमेंट को। तो कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि क्यों फालतू की चीजें कराते रहते हो, एग्जाम में तो कुछ पूछता नहीं है ये सारी चीजें। तो भाई आप आज का एग्जाम एनालिसिस देखो और जाके जितने भी मैंने वीडियो कराए हुए हैं वो सारे वीडियो आप चेक करो, आपको देखने को मिल जाएंगे कि उसी में से सारी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो मैथ्स की बात करूं या हिंदी की बात करूं या जीके की बात करूं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे यही से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए बढ़िया है कि आप क्लास को देखते रहिए और आगे जो है कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 80, 120 और 200 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए 80, 120 और 200 का HCF निकालना है, इसके कई तरीके हैं। या तो आप सिंपल विधि से ऐसे निकाल लीजिए, 80 और 120 को आप भाग दे दीजिए सिंपल, यहाँ से क्या आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ पे 80 कर देंगे। HCF निकालने तो सबको आई होप आता ही होगा। यहाँ से 80 आ गया तो यानी कि आपका 40 क्या आ गया? HCF आ गया। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया है आपको? दूसरा आपको मैंने बताया है कि दोनों दो जो नजदीक संख्या होंगी उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस हमने ले लिया 40। अब चेक करेंगे क्या डिविजिबल है तीनों नंबर। तो 80 भी डिविजिबल है, 120 भी डिविजिबल है, 200 भी डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ गया? HCF 40। ये मैं डिटेल्स क्लास जितने भी मैंने लिए है ना उसमें डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसको बस आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो जिन्होंने भी 40 आंसर मारा होगा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब चलिए कुछ जीके के और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए मिक्स मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जीके मैथ सारे जो है जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सारे मिक्स करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक जीके का एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत के प्रथम वासाराय। अब अगर भारत के प्रथम वासाराय की हम बात करें तो ये कौन थे? तो भारत के प्रथम वासाराय जो था ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आया था एग्जाम में। तो अब आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर आपसे ये पूछ दे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम वेंटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपसे अगर पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ दे कि बंगाल का गवर्नर, ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया ना, अगर आपसे पूछ दे बंगाल का गवर्नर तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ दे लास्ट में कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड माउंट
बेटेन। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। और इसका एक मैंने जो है आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आपके टेलीग्राम पे। तो जो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर रखा है उन्होंने देखा होगा और बिल्कुल सही मार के आए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था ओजोन परत किसको रोकती है। तो देखिए ओजोन परत किसको रोकती है आप सभी को पता होगा। ओजोन परत किसको रोकती है, तो परावैंगनिक किरणों को रोकती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रे आती हैं उसको ओजोन परत रोकती है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था रुधिर का पर्यायवाची शब्द। अब पूछा था रुधिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ये देखिए ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है क्या क्या दिया हुआ था। देखिए रुधिर का कुछ पर्यायवाची शब्द बता देता हूं, आप मिला लीजिएगा। खून होता है रुधिर का पर्यायवाची शब्द, रक्त होता है, उसके बाद बात करें लहू होता है, उसके बाद बात करें तो होता है शोगित। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, कह रहे थे बच्चे कि एशियन ड्रामा के राइटर कौन है। तो अगर एशियन ड्रामा के राइटर की बात करें तो ये कौन है, तो ये है गुरनार मंडल। गुरनार मंडल जो है ये एशियन ड्रामा के राइटर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने जो है बुक्स एंड ऑथर में करवाया था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं। ठीक है, अब इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं ये बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। और कितने यूनियन टेरिटरी है, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 है। लेकिन ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है मैंने जीके जब पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि इंडिया में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखने में काफी इजी है बट कुछ बच्चों के लिए टफ हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे एक मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया था, 6 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था और बताना था आपको कि लाभ होगा कि हानि होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे आया था आपके एग्जाम में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये समझिए, ये है सीपी और ये है एसपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, और एसपी का मतलब क्या हो जाता है, एसपी शॉर्ट फॉर्म है सेलिंग प्राइस का। यहां से समझ गए। तो अब यहां से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 6 एसपी बराबर 4 सीपी, यानी कि 6 वस्तुओं का जो है सेलिंग प्राइस है बराबर है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यही तो क्वेश्चन था। अब यहां से अगर हम एसपी अपॉन सीपी का अगर हम रेशियो में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। तो हमने किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा, यहां से समझिए हमने किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा और उसको 4 रुपए में बेच दिया। तो आप बताइए घाटा हुआ कि फायदा हुआ, यहां से आप बता सकते हैं। तो हमें क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, घाटा हुआ। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने 6 में खरीदा है और 4 में बेचा है। 2 का लॉस हो रहा है ना। तो लॉस परसेंट अब यहां से हम निकाल लेंगे। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो लॉस बट्टा सीपी इंटू 100, यानी कि हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लॉस परसेंट हमारा कितना है, यहां से हम निकल लेंगे। तो लॉस परसेंट यहाँ पे निकालने के लिए लॉस कितना है 2, और यहाँ पे सीपी हमारा कितना है 6 गुणे 100। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 का ये क्या हो जाता है 33.33%। समझ गए, यहां से समझ में आ गया आपको। अरे यहां से देखिए ना भाई, 100/3, 100/3 क्या होता है 33.33% लॉस। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। ये क्वेश्चन तो मैंने 6-7 बार करवा दिया है, जितने भी मैथ के क्लास लिए हैं उसमें काफी बार ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये एक क्वेश्चन आया था। चलिए उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो से दिया गया था 1:3/4। ये आपको बताना था कि ये रेशियो में कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, रेशियो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको रेशियो में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, जब बट्टा में रहता है तो इसका क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 से 4 में गुणा करेंगे तो ऊपर 4 और ये हो जाएगा 3, यानी 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। जिन्होंने भी ये 4:3 मारा होगा बिल्कुल सही है। देखिए एक्सप्लेन इसमें नहीं कर सकता हूं पूरी डिटेल्स में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो है तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, अब चलिए मैथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पूछा था। एक क्वेश्चन दिया गया था, रूट अंडर 529 गुणे क्यूब रूट 0.216। ये क्वेश्चन पूछा था, इसको सॉल्व करना था। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो अगर 529 का आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। 23 का स्क्वायर होता है 529, और ये क्यूब रूट किसका होता है, तो ये होता है 0.6 का। अब इसको अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहां से समझिए 0.216 है। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है।
तो 6/10 आ गया। अब यहाँ से अगर नीचे से 10 हटाएंगे तो 10.6 आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 0.6। अब इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.8। 13.8 जिन्होंने भी आंसर मारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, तो अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब एक क्वेश्चन दिया गया था कि वो अधिकतम संख्या बताएं जिसे 500 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, 2, 4, 5 और एक और कोई ऑप्शन दिया गया था, मान लीजिए नॉन ऑफ दीज। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया हो, तो इसमें से बताना था कि अगर वह अधिकतम से अधिकतम संख्या बताइए जिसमें अगर हम 500 से गुणा करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगर 500 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1000 होगा, तो ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल नहीं है। अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2000 होगा, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। अब अगर 500 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2500 होगा, ये पूर्ण वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल है। 50 के स्क्वायर क्या होता है, 50 के स्क्वायर होता है 2500। तो ये क्या है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि जिसने भी 5 मारा होगा, 5 ए बी सी कहीं भी होगा, तो उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि यशस्वी का विलोम बताना है। यशस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, तो यशस्वी की विलोम की बात करें तो ये हो जाता है अयशस्वी। ठीक है, तो जिन्होंने अयशस्वी मारा होगा ऑप्शन में, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चंस आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, जितने अभी तक मुझे क्वेश्चन मिले थे मैंने सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करवा दिए। आप लोग बताइए कमेंट करके, और कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो सेकंड शिफ्ट का जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो उसमें जो है मैं एनालिसिस करवा दूंगा जितने भी क्वेश्चन बच रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस देखिए, जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सेम वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी बच्चे पढ़ाई टाइम्स पे पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछिए, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, देखिए वहां पे बच्चे जितने भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे के सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप तुरंत जाके। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में।